हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो ऑन सीएनबीसी आवाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और दिस इज द शो जहां पर हम रियल एस्टेट को एक कदम थोड़ा आगे लेकर जाते हैं, कुछ खास आपको बताते हैं, समझने की और समझाने की कोशिश होती है रियल एस्टेट के अंदर जो कुछ हो रहा है। और इसी सीरीज में आज एक और बेहतरीन एपिसोड आपके सामने लेकर आए हैं। आपके कमेंट्स, आपका कनेक्ट हमें महसूस होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप बहुत अच्छी राय देते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर अपनी राय ज़रूर बताते रहिए ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन एपिसोड्स और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ताकि क्रिएट हो रियल एस्टेट के अंदर, वैसा कुछ खास लेकर आ सके। और आज भी ऐसा ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, वो है रियल एस्टेट के अंदर लोडिंग का। हो सकता है बहुत सारे हमारे गेस्ट समझ गए हों कि लोडिंग से हमारा मतलब क्या है, और बहुत सारे लोगों को शायद ये टर्म उतना फेमिलियर ना लगे कि हाँ सुना सुना तो लग रहा है, लेकिन क्या है जरा आज समझेंगे। तो आज इस फैक्टर को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि रियल एस्टेट में लोडिंग का क्या मतलब है और ये आपके कितने काम की, खासतौर पे वो लोग जो फ्लैट खरीदते हैं। तमाम बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, इवन अब तो फ्लैट कल्चर काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। कई लोग बाकायदा जो ज़मीन वाले घर हैं उन्हें छोड़ के फ्लैट में रहना पसंद करते हैं, कम्युनिटी लिविंग को प्रेफर करते हैं। और इसीलिए लोडिंग फैक्टर को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी खरीदारी के डिसीजन में एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो एक लेटेस्ट रिपोर्ट है बाय एनोरॉक जो ये कहती है कि देश के अंदर लोडिंग फैक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आपको कुछ फिगर्स के जरिए बताते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर। देखिए, ये कुछ बड़े शहर है, मुंबई एमएमआर, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे। यहाँ पर लोडिंग फैक्टर है 43%, 41, 40, मतलब 40 से लेकर 43% तक का लोडिंग फैक्टर है। सिंपल एक लाइन में अगर आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँ कि लोडिंग क्या होती है, मतलब अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर ले रहे हैं तो उसमें से 40% निकाल दीजिए, आपको एक्चुअल एरिया जो रहने के लिए मिलेगा वो सिर्फ 600 स्क्वायर फीट के आसपास मिलेगा। उसी तरह देखिए, कोलकाता में 39, हैदराबाद में 38, चेन्नई में 36, मतलब आप समझ लीजिए कि वो मोटा मोटा 40% के आसपास का लोडिंग आपको हर जगह है। आप पैसे दे रहे होते हैं 1000 स्क्वायर फीट के घर के, लेकिन आपको जो रहने वाला एरिया आपका मिलता है वो मिलता है सिर्फ 600 स्क्वायर फीट। तो वो 400 स्क्वायर फीट कहाँ जाते हैं, ये लोडिंग क्या है, और शायद थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो, लेकिन इसमें आपके लिए क्या खास है। अगर आपके घर का एरिया लगातार सिकुड़ता चला जाएगा तो फिर आप इतने पैसे दे क्यों रहे हैं, और जो बाकी 400 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसका कितना पैसा एक्चुअली में आपको देना चाहिए। बहुत सारे सवाल इसके अंदर हैं, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। और इसके साथ हमारे बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं प्रशांत ठाकुर साहब, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं और हेड ऑफ रिसर्च एंड एडवाइजरी हैं एनोरॉक ग्रुप के, और ये रिपोर्ट भी आप ही ने तैयार की है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द रियल एसेट शो में। और साथ ही है मिस्टर वेंकट राव, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील तो हैं ही, बड़े रियल स्टेट लीगल एक्सपर्ट हैं और रेरा को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत सुस्पष्ट राय रखते हैं रियल स्टेट से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, कानूनी या उससे जुड़ी हुई कोई और चीज। तो बहुत बहुत स्वागत है वेंकट साहब आपका भी। और आज आप दोनों के साथ मिलकर हम इस लोडिंग फैक्टर के पूरे गेम को समझेंगे, पूरी इसकी जो प्राइस इंपैक्ट है उसको समझेंगे, और एक घर खरीदार के लिए ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए क्या मैटर करेगा यहाँ पे, वो चीज जानने की कोशिश करेंगे। राइट। तो प्रशांत जी, आपकी उस डिटेल रिपोर्ट का एक हल्का सा झलक मैंने दर्शकों को दिखाई। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो 40% की लोडिंग अब दिखने लगी है, इसके पीछे रीजन क्या है ये पूरा फैक्टर, क्या है पूरा गेम? धन्यवाद विपिन जी, मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। ये एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है जो एक आम होम बायर को इफेक्ट करती है। उसके पहले हमें तीन टर्म्स को समझना होगा। एक होता है कारपेट एरिया, एक होता है बिल्ट अप एरिया, एक होता है सुपर बिल्ट अप एरिया। कारपेट एरिया इज बेसिकली जो नेट यूजेबल एरिया हम जिसे बोलते हैं, और लेमन के टर्म में अगर बोलिए तो एक बिल्डिंग के अंदर आपने अगर कारपेट बिछाया, जितना एरिया वो कवर कर रहा है उसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं। ये एरिया में आपको बालकनीज इंक्लूड नहीं होते हैं, कॉमन एरियाज नहीं इंक्लूड होते हैं, और जो एरिया अंडर द थिकनेस ऑफ वॉल जो होती है वो इंक्लूड नहीं रहते हैं। कायदे से बायर को इसके लिए प्राइस पे करना चाहिए, बिकॉज वो इवेंचुअली इसे यूज कर रहा है। पर हो क्या रहा है आजकल मार्केट में, डेवलपर्स जब एडवर्टाइज कर रहे हैं साइज ऑफ फ्लैट और प्राइस, तो वो सुपर बिल्टअप एरिया के ऊपर करते हैं। अब बिल्टअप एरिया क्या हुआ? बिल्टअप एरिया हो गया कारपेट एरिया प्लस जो एरिया आपके थिकनेस ऑफ वॉल के नीचे प्लस बालकनीज और टेरेस।
सुपर बिल्ट अप एरिया ये हो गया जिसमें आपने उसके उस बायर के प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कॉमन एरियाज, चाहे वो क्लब हाउस हो, चाहे कॉमन एरिया हो, लिफ्ट हो, वो सब इंक्लूडेड रहता है। तो ये एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए एक एक खरीदार को, तब वो लोडिंग का मतलब समझ पाएगा। और आज जैसा आपने सही एक्सप्लेन किया कि अगर 1000 स्क्वायर फीट अगर डेवलपर बोल रहा है और उसने बोला कि 40% लोडिंग है, दैट मीन्स 600 स्क्वायर फीट ही बायर को मिल रहा है। इसके पीछे देखिए 2-3 कारण हैं जो बायर को इम्पैक्ट करती है। बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आजकल आप देखेंगे मार्केट गिमिक्स काफी यूज होते हैं, जहां पे ये बताया जाता है कि आपके फ्लैट साइज काफी बड़े हम आपको दे रहे हैं, काफी एमिनिटीज हैं। पर जब आपको सही जानकारी होगी कि उसमें एक्चुअल लोडिंग कितनी है, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने एरिया को यूज कर रहे हैं, और उस हिसाब से प्राइस शायद आपको लगे कि ज्यादा है। दूसरी सबसे अहम बात विपिन जी होती है, ना कि आप सिर्फ ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं जिस जिस अपार्टमेंट में लोडिंग ज्यादा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होती है कि जब आप रहने लगते हैं और आप जब मेंटेनेंस पे करना शुरू करते हैं, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, वो भी सुपर बिल्टअप एरिया पे आपको पे करना पड़ता है। तो एक तरफ आपने जो नेट यूजेबल एरिया के लिए शायद थोड़ी सी ज्यादा प्राइस भी पे करी है, और फिर मेंटेनेंस के लिए भी आप ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। देखिए ये गलत बात नहीं है। डेवलपर्स आजकल काफी एमिनिटीज लेकर आ रहे हैं, और ये कोविड के बाद हमने देखा है कि बायर्स काफी प्रेफर कर रहे हैं कि उनको काफी ओपन स्पेस एमिनिटीज चाहिए, क्लब हाउस चाहिए, स्विमिंग पूल्स, प्ले एरिया काफी होने चाहिए। और ये सारे प्रोजेक्ट्स अब आप देखेंगे इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट कर रही है। दिक्कत तब आती है जब बायर को डेवलपर प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करता है। यहीं पे रेरा ने इस चीज को टैकल करने के लिए ये मैंडेटरी बनाया था कि अगर आप प्राइस कोट कर रहे हैं या साइज कोट कर रहे हैं, तो आपको क्लियर कट कारपेट एरिया पे कोट करना चाहिए। अगर आप बिल्टअप एरिया पे अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो आपको क्लियर कट उसका ब्रेकअप देना चाहिए, ताकि एक आम खरीदार उसे पता हो कि वो एक्चुअल में कितना प्राइस पे कर रहा है और उसको नेट यूजेबल एरिया कितना मिलने वाला है। पर अनफॉर्चुनेटली ये यूनिफॉर्मली हर स्टेट में फॉलो हो नहीं रहा है। थोड़ी बहुत डिसिप्लिन हमने महाराष्ट्र में देखी है, पर बाकी स्टेट्स के रेरा को इसको थोड़ी मुझे लगता है कि कड़ाई के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी, तो ये बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हुई और चलिए ये आपने दर्शकों को शुरू में ही बता दिया कि कारपेट, बिल्टअप, सुपर बिल्टअप इनके मायने क्या हैं और इससे होता क्या है। नाउ वेंकट साहब ये सवाल शुरू में ही आ गया कि रेरा की तरफ से एकदम फाइनली डिफाइन है कि आपको जो कुछ करना है वो कारपेट पे करना है। आजकल तो दो दो चीजें चलने लगी हैं, कारपेट अलग है कि रेरा कारपेट भी होता है। मैं आपसे पहले वो भी समझूंगा कि कारपेट और रेरा कारपेट में क्या अंतर है। और उसके अलावा जो प्रशांत जी सवाल उठा रहे हैं कि जबकि वेल डिफाइंड है अंडर रेरा, लेकिन फिर भी ये गिमिक्री रहती है कि बिल्टअप आ जाएगा, सुपर बिल्टअप आ जाएगा। तो ये क्या है पूरा का पूरा मामला? तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि रेरा इस पे क्या कहता है, फिर रेरा कारपेट क्या हुआ, और फिर बाकी अगर ये सब कुछ है तो फिर ये बिल्टअप सुपर बिल्टअप प्ले में ही क्यों आते हैं। देखिए विपिन जी, आपने बड़े एप्टली इसको टाइटल भी किया है कि क्या आपने कहा है कि लफड़ा जो है ये जो समझना जो है आम जनता को और कंज्यूमर को काफी मुश्किल है। अभी 3 डेफिनेशंस तो एक ही एरिया को लेकर बता दिया अभी प्रशांत जी ने, 2 और आपने ऐड कर दिया, 5 चीजें। आदमी क्या समझे, खरीद तो उतना एरिया है जितना उसको रहना है उसमें। राइट। प्रॉब्लम क्या है, देखिए अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल टर्म्स में इतना कंफ्यूज होने से अच्छा है हम सिंपली ये समझें। जो रेरा ने कहा है कि आप कारपेट एरिया डिस्क्लोज कीजिए और कारपेट एरिया आप लोगों को बताइए, उसका मतलब उन्होंने एक डिटेल में एक डेफिनेशन दे दिया है कि जो अभी वो कह रहे थे कि आउटर वॉल्स को छोड़ के आपने जितना कारपेट डाला हुआ है आपने फ्लैट का, वो एरिया रेरा कारपेट एरिया मान लीजिएगा, एक्सक्लूडिंग टेरेस एंड बालकनीज। ये इन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया है ताकि लोगों को ये तो पता चले कि उनको मिल कितना रहा है। जैसे आपने उदाहरण दिया था कि 1000 स्क्वायर फुट का मैं फ्लैट खरीद रहा हूं तो मेरे को 600 स्क्वायर फुट कारपेट मेरे को मिल रहा है, यानी कि इतना ही एरिया में मैं अपना फ्लैट का एरिया मानता हूं। अब बात यह है कि इसके अलावा बाकी सारी चीजें, ये नहीं है कि वो नहीं बन रहा है। अब फिलहाल ये बात नहीं हो रही है कि ये गलत प्रैक्टिस है, सही प्रैक्टिस है, वो बाद में बात करें। बट पहली बात ये है कि क्या इस बात का कंज्यूमर को इल्म है, क्या ये वो समझता है? वो तो उसे तो बेचारे को ये लगता है कि मैंने 600 स्क्वायर फुट का मेरे को मिला है, मेरे को तो 1000 स्क्वायर फुट का मिलना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली
जब इवन रेरा भी आया है, रेरा में भी कारपेट एरिया कहा गया है, लेकिन कहीं पे भी ये कोई कोशिश ही नहीं की गई कि डिफरेंशियल जो एरियाज हैं, यानी कि जो कॉमन एरियाज है, जो कॉमन एमिनिटीज है, फैसिलिटीज है, जो ये बनती है, ये जरूर बिल्डर आपको देगा तो लोड करेगा, या आपको जरूर उसके चार्ज करेगा, क्योंकि ओवरऑल प्लॉट डेवलप कर रहा है। तो उसका एटलीस्ट क्या एक मापदंड है, क्या होना चाहिए और क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड हो सकती है, ये कहीं पे भी किसी भी तरीके का डिस्क्लोजर में या कोई आप कहें एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की तरह अवेलेबल नहीं है। इस वजह से ये कंफ्यूजन होता है। हालांकि अगर आप देखेंगे कि कई बार आप ये देखेंगे कि प्लान्स में भी जब चेंजेस होते हैं, उसमें भी अक्सर ये होता है कि कुछ एरियाज आपके बढ़ के, क्योंकि आपने बुक कुछ किया, फाइनली कुछ मिल रहा है, वो 1000 से 1200 हो जाता है और पता चलता है कि आपका फ्लैट वही 600 रह गया। सो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि कई डेफिनेशंस आने की वजह से लोग इससे खुश थे कि कारपेट एरिया आ गया, कारपेट एरिया आ गया। उनको ये कंफ्यूजन आज भी है कि एक्चुअली जो लोड किया जा रहा है वो किस किस चीज के लिए लोड किया जा रहा है। क्या वो लोडिंग में कोई स्पेसिफाइड मैकेनिज्म है, उसका कोई कैलकुलेशन है? आप आर्किटेक्ट के पास जाएंगे तो क्लियरली एक वर्कआउट करके बता देते हैं आर्किटेक्ट, बट हर आदमी तो आर्किटेक्ट के पास नहीं जा सकता। तो देयर शुड बी ए मैकेनिज्म वेयर बाय ए क्लियर कट कि ये साहब आपका 600 स्क्वायर फुट कारपेट का मिलेगा, आपको 200 स्क्वायर फुट या 250 स्क्वायर फुट का बाकी एरिया वाइज ही सही, आपको कॉमन एरियाज में ये एमिनिटीज मिलेंगे, इसमें इतना, क्योंकि उसने आपके स्टेयरकेस भी देना है, लिफ्ट भी लगाना है, वो एरिया छोड़ रहा है, तो उस एरिया को भी हम प्रोपोर्शनेटली आप ही से कलेक्ट करेंगे, तो ये इन एरियाज में ये जाएगा। ऐसा एक ब्रेकअप मेरा मानना है कि अवेलेबल होना चाहिए। उससे ये जो कंफ्यूजन है, क्योंकि ये बॉल पार्किंग की 41% कहीं कारपेट एरिया चार्ज हो रही है, कहीं 43%, इट कैनॉट बी। एक प्रोजेक्ट का 1 एकड़ में अगर इतना एरिया कुछ बनता है तो उसका एम्यूनिटीज के हिसाब से एक सर्टेन कैलकुलेशन होता है, वही आपको परमिसेबल होना चाहिए लोड करने का। बाकी सब चीजें अगर आप हटा देंगे तो मेरे ख्याल से काफी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। वेल सेड, बहुत अच्छे से आपने इसे एक्सप्लेन किया वेंकट साहब। और यही चीज होती है जो ग्राहक इतनी आसानी से समझ नहीं पाता है। मैं जाऊं प्रशांत जी के पास, उन्हीं का एक डेटा है, स्क्रीन पर प्लीज अभी लेकर आते हैं, जहां कंपैरिजन है कि अगर आप 2019 से कंपेयर करें 2025 के डेटा को, तो कहां कहां कितनी इंक्रीज हुई है, वो इंक्रीज क्यों हुई है वो फिर हम प्रशांत जी से समझेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं, मुंबई की बात करें सबसे पहले, तो 2019 में ये 33% था। देखिए पूरे 10 परसेंटेज पॉइंट्स का जंप है यहाँ पर। 2025 में आते आते ये लोडिंग हो गई 43%। ये मुंबई एमएमआर की तस्वीर है। दिल्ली में ऑलमोस्ट सिमिलर कहानी है, 31 से वो 41 हो जाता है। दिल्ली एनसीआर में, पुणे जैसे शहर में वो 32 से बढ़कर 40% पर पहुंचता है। बेंगलुरु के फिगर्स हैं, 30 से 41 हो गया है। हैदराबाद में 30 से 38 हो जा रहा है। पुणे के नंबर आपके सामने 32 से 40। चेन्नई जैसे शहर में 30 से 36। यहाँ कंपैरेटिवली थोड़ा कम एक जंप है, और इसका शायद एक रीजन भी है कि चेन्नई में अभी भी जिसे कहते हैं ना नो फ्रिल, मतलब बहुत ज्यादा लोडेड नहीं होते हैं प्रोजेक्ट। शायद वहां पर अभी भी सिंपल प्रोजेक्ट बनते हैं जिसमें फैसिलिटी एक लेवल तक होती है जो प्रैक्टिकल फैसिलिटी है। शायद इसलिए ये कमी इस नंबर में दिख रही होगी, लेकिन प्रशांत जी विल एक्सप्लेन मोर ऑन दिस। प्रशांत जी, सारे ही शहरों में एक मैं पकड़ूं तो करीब करीब 10 परसेंटेज पॉइंट्स का, छोटा मोटा सिर्फ चेन्नई एक्सेप्शन है, सब जगह जंप है ओवर द ईयर्स। और ये पिछले 6 साल की कहानी है। ये बदलाव क्या बता रहा है? देखिए विपिन जी, सारे शहरों में चेन्नई जैसा आपने दिखाया छोड़कर काफी काफी इंक्रीज हुआ है लोडिंग फैक्टर में। इसका एक ही बेसिक कारण है, क्योंकि डेवलपर्स अब सारे प्रोजेक्ट में कोविड के बाद आप देखिएगा एमिनिटीज काफी दे रहे हैं। यूएसपी उनके एडवर्टीजमेंट में होता है 70% ओपन एरिया, मैसिव क्लब हाउस, 2 स्विमिंग पूल्स, टेनिस कोर्ट। तो ये सारे एमिनिटीज जब डेवलपर आपके प्रोजेक्ट में दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी कीमत को, बायर्स को भी थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। तो एक कारण ये रहा है। दूसरा अहम कारण ये रहा है कि देखिए लैंड कॉस्ट भी काफी बढ़ गया। लैंड जिस कॉस्ट पे उन्होंने एक्वायर किया वो भी काफी स्टीप प्राइसेस पे एक्वायर किए हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे जो प्रेफरेंस ऑफ बिगर हाउसेस के साथ साथ प्रेफरेंस ऑफ अ बिगर कम्युनिटी जो अभी चलन में है, उसके वजह से सारे शहरों में आप देखेंगे कि लोडिंग फैक्टर बढ़ रहा है। और देखिए लोडिंग फैक्टर गलत नहीं है, पर जैसा समझाया गया अभी कि एक एक क्लियर कट गाइडलाइन होना चाहिए कि कौन कौन से चीजों को आप लोडिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। और आप डेवलपर होने के नाते बायर्स को आपको एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बायर आज के डेट में
एक एक बड़े कम्युनिटी से हिचकिचा नहीं रहा लेने में, वो चाह रहा है, पर उसको क्लैरिटी चाहिए। तो यही कारण की वजह से मैं देख रहा हूँ कि अगर एजुकेटेड डिसीजन अगर बायर ले रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, पर उसको एक एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। अदरवाइज ये फिर ये मिसयूज होने लगेगा। अगर आप अभी आप देख रहे हैं 40%, कल कोई हो सकता है 45% भी हो जाए। तो मेरे ख्याल से एक गाइडलाइन इसके आसपास होना बहुत जरूरी है। राइट वेंकट साहब, यही एक बड़ा सवाल है। हालांकि जितना मुझे आइडिया है कि इसको लेकर कोई नियम तो नहीं है कि लोडिंग कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि नियम होना चाहिए। और खेल इसमें यह हो जाता है कि भाई आपको आप 1000 स्क्वायर फीट एक बता के जब बेचते हैं, तो आप शायद पता भी हो किसी को कि इसमें 400 स्क्वायर फीट शायद लोडिंग पे जाएगा, लेकिन वो जो भाव आता है ना, अब अगर आप भाव 1000 रुपए में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो छोटा दिखेगा, वही 600 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एकदम से पर स्क्वायर फीट की प्राइस बड़ी हो जाएगी। वहां पर आदमी हो सकता है अपने डिसीजन से पीछे हट जाए। तो ये पूरा मार्केटिंग सेल्स और इसमें पूरी बातचीत घूम जाती है। लेकिन लॉ इसके लिए क्या कहता है? क्या क्या लोडिंग के लिए कोई तय नियम है कि भाई लोडिंग इससे ज्यादा नहीं हो सकती? आपकी प्राइमरी नीड क्या है? आपको रहने के लिए एक घर चाहिए, ठीक है, उसमें सुविधाएं चाहिए। अब सुविधाओं का कोई अंत नहीं है। आप क्लब हाउस कितना बड़ा बनाएंगे, स्विमिंग पूल कितना बड़ा बनाएंगे, जॉगिंग ट्रैक कितना बड़ा बनाएंगे, लेकिन असल में तो व्यक्ति उस घर का ही इस्तेमाल 99% समय में कर रहा होगा। ये बाकी चीजें यूज करेगा, चलिए बहुत हुआ तो 5% यूज करेगा, बाकी तो उसके मन में ही है कि मेरे प्रोजेक्ट में इतना क्या है। क्या कोई इसको लेकर स्पष्ट नियम है कि किस हद तक लोडिंग की जा सकती है? विपिन जी, मैंने जैसे कहा कोई नियम नहीं है, और मेरा मानना है कि नियम होने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, एक हम्म। इंडिविजुअल बायर का प्रेफरेंस है, हो सकता है वो कोई मेरे 7 क्लास लग्जरी क्लब चाहता हो, या कम्युनिटी फैसिलिटी चाहता हो, या हाई एंड एक तरीके के फैसिलिटीज किसी प्रोजेक्ट में किसी कंज्यूमर को चाहिए, और किसी को बेसिक कम्युनिटीज चाहिए, और उसके हिसाब से कम्युनिटी बनती हो। मेरा कंसर्न इस बात से नहीं है। आप इवन लैंड प्राइसेस इंक्रीज पे भी, जैसे अभी कह रहे थे, कुछ इम्पैक्ट लैंड प्राइसेस से लोडिंग का मेरे अंदाजे से, एज पर एज माय लिमिटेड नॉलेज गोस, शुड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट। रीजन उसका क्या है साहब? आपने एक सर्टेन प्रोजेक्ट को एक सर्टेन एरिया के अंदर आपने बनाया, उसमें एक सर्टेन एमिनिटीज आप बना रहे हैं, और उस एमिनिटीज का परसेंटेज टर्म्स में आप लोड करके उसका रिकवरी करना चाहते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं उस फैसिलिटीज में डिफाइन कर देता हूं कि इसका इतना पोर्शन इसमें गया है, इसका इतना पोर्शन इसमें गया है, तो जो भी खरीदने वाला है उसको क्लैरिटी रहेगा कि मेरा 5 स्टार या 7 स्टार लग्जरी क्लब वाले में तो मेरे को लोडिंग ज्यादा हो सकता है, कि क्योंकि इम्यूनिटीज या एरिया बड़ा हुआ लग रहा है, मेरा फ्लैट छोटा हो सकता है, लेकिन क्लब हाउस बड़ा होगा, इसलिए उसका एरिया मेरे प्रोपोर्शनेटली लोड हो रहा है। वो ही विल अंडरस्टैंड इट। बट अगर आपके पास वो डिस्क्लोजर ही नहीं है, और अगर आप जहां तक आप कहते हैं इसका कोई फॉर्मूला, डेफिनेटली अगर आप आर्किटेक्ट से डिफाइन कराएंगे तो वो आपको क्लियर कट, क्योंकि हम कई केसेस इवन अप टू सुप्रीम कोर्ट तक जाके बात हुई है कि अगर कोई कंज्यूमर मांगता है ये इंफॉर्मेशन, अनफॉर्चुनेटली आपको देना मैंडेटरी है। बिल्डर्स आर ऑब्लिगेटेड टू गिव सच इंफॉर्मेशन एज टू क्या किस बात का लोडिंग और क्यों उनका एरिया बड़ा है। अगर आपके ऐसे जजमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि इट इज हाई टाइम कि ये डेफिनेटिव वे में इवन डिस्क्लोजर फॉर्म में आ जाए कि साहब हम ये बना रहे हैं, इस टाइम पे ये इम्यूनिटीज के ये एरियाज आपको इतने इतने प्रोपोर्शनेट में लोड होंगे, क्योंकि ये एरिया इतना बनेगा। यानी कि क्लब हाउस अगर मान लीजिए 10,000 स्क्वायर फुट का बनता है, तो उस 10,000 स्क्वायर फुट का आप कैलकुलेशन निकाल के इस प्रोपोर्शनेट में इतना लोड आपके यूनिट में होगा, आपको ये बताना चाहिए। प्रशांत जी, तो ऐसे में और कंफ्यूजन बढ़ गया है कि ये तो सर ने बताया कि एक डिस्क्लोजर वाली बात हो गई, लेकिन जो ये ओवरऑल पूरा एमिनिटीज का खेल है, और सही बात है कि इन दिनों तो एमिनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और लोगों की डिमांड भी है इनफैक्ट कि आपको ऐसा क्लब हाउस चाहिए, आपको ऐसी फैसिलिटीज चाहिए, उसमें ग्रीन एरिया भी चाहिए, ओपन एरिया भी चाहिए, एल्डर वॉक पाथ चाहिए, साइकिलिंग एरिया भी चाहिए, और मतलब उसकी तो लिस्ट एंडलेस हो गई है आजकल की कितनी एमिनिटीज आएंगी। अब वो एमिनिटीज की जो लोडिंग होगी, क्या उसके लिए कोई एक तय फॉर्मूला है? हम आमतौर पे मान लेते हैं कि वो कॉस्ट का दिस मच फैक्टर होगा, या जिसे कहते हैं कि रेशियो होगा कि टोटल आपका जो ये बाकी एमिनिटीज का एरिया है। एमिनिटीज में देखिए, क्लब हाउस को हो सकता है आपको बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लग जाए, इतना पैसा लग जाए कि आपकी प्रोजेक्ट की एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कॉस्ट उसके अंदर चली जाए। डिपेंड करेगा आप कैसा क्लब हाउस बना रहे हैं। ज्यादातर जगह ये प्रैक्टिस है कि वो क्लब हाउस के नाम पर, उसकी मेंबरशिप के नाम पर एक मोटी रकम पहले ही अलग से ले ली जाती है, बहुत सारी चीजों में और पैसा मांग लिया जाता है। तो फिर वो हिसाब में क्लैरिटी या अंडरस्टैंडिंग तो कभी आएगी ही नहीं कि मैं एग्जैक्टली किस चीज के लिए कितना पैसा दे रहा हूं।
देखिए विपिन जी, दिक्कत यहीं पे आती है जब एक बायर को क्लियर कट आइडिया नहीं रहता है कि उसे कितना प्राइस उसने पे किया और उसके बदले में उसको क्या क्या सहूलियत मिली। हम्म, अब देखिए, पहली बात आपके सवाल का जवाब, एक कोई तय फॉर्मूला तो है नहीं अभी, इसके अराउंड कोई गाइडलाइन भी नहीं है। और देखिए दिक्कत क्या होती है, क्लब हाउस जैसे आपने बनाया उसमें चलिए आपने कुछ कुछ आपके कुछ अच्छे खासे खर्चे गए, लेकिन अगर आपने सिर्फ एक वॉकिंग ट्रैक बना रखा है, ओपन स्पेस दे रखा है जहां पे आपको कुछ खर्चे की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने कुछ एग्जॉटिक पेड़ पौधे लगा रखे हैं, एक ट्रैक बना रखा है, पर उसकी उसकी भी लोडिंग आपने उसी प्रोपोर्शन में डाल रखी है जिस प्रोपोर्शन में एक क्लब हाउस का डला हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेवलपर एक एक कॉस्ट को वो एडजस्ट करता है, जो उसने कॉस्ट ऑफ लैंड अगर महंगा ले रखा है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये करने के लिए। पर हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि एक बायर को कॉशियस डिसीजन लेना है कि अगर उसको एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में जाना है तो डेफिनेटली वहां पे लोडिंग थोड़ा ज्यादा हो सकता है और उसके फ्लाइट साइजेस छोटे हो सकते हैं, और उसके हिसाब से उसे कॉल लेना है। लेकिन मेरे ख्याल से एक एक गाइडलाइन ये भी होना चाहिए कि एक एक प्रोपोर्शन में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ कुछ एमिनिटीज होते हैं जहां पे आपको एक सब्सटैंशियल कॉस्ट लगता है, कुछ कुछ एमिनिटीज होते हैं जहां पे आपको उतनी कॉस्ट लगती नहीं है। उस हिसाब से एक वेटेज के हिसाब से आपको लोडिंग लगाना चाहिए। पर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसके अराउंड कोई चूंकि गाइडलाइन है नहीं, और मार्केट में देखिए जब एक एक मार्केट में बूम आता है, लोगों का प्रेफरेंस रहता है जहां पे वो जिस घर में रह रहे हैं उससे ज्यादा वो एमिनिटीज पे आजकल फोकस कर रहे हैं बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी, बिकॉज वो भी एक स्टेटस सिंबल हो जाता है कि आप अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में रह रहे हैं, आपका एक एक 7 स्टार क्लब हाउस है, यू हैव अ गोल्फ कोर्स इन योर सोसाइटी, आपके टेनिस कोर्ट हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं वो कॉस्ट बायर को बेयर करना ही पड़ता है। पर मैं फिर एक बार आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें डिस्क्लोजर होना बहुत जरूरी है, और डेवलपर शुरुआत में बिल्टअप एरिया पे ही इसलिए एडवर्टाइज करता है ताकि बायर एटलीस्ट उसके पास नेगोशिएशन टेबल तक आए और भले वहां पे एक्सप्लेन कर सके। अदरवाइज होगा क्या कि बायर पहले ही घबरा जाएगा, करिए तो बहुत ज्यादा प्राइस है इतने छोटे अपार्टमेंट के लिए, और शायद वो एक वैलिड इंक्वायरी के लिए उसके सेल्स ऑफिस तक पहुंचे भी नहीं। पर ये जैसा कि आपने पहले कहा कि ये सारे मार्केट गिमिक्स है, सुपर बिल्टअप एरिया और रेरा कारपेट, और इसका एक ही उपाय है, एक एक बायर को काफी एजुकेट होने की जरूरत है। और आज के समय अगर आप चाहें खरीदारी करने के पहले आप खुद से रेरा के वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, ताकि आप जब एक एक डेवलपर के साथ बैठे ट्रांजैक्शन के समय आप उससे स्मार्ट सवाल पूछ सके और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके और आपको क्लियर पता हो कि आप जो खरीद रहे हैं क्या खरीद रहे हैं। ये बड़ा अच्छा आपने एक पॉइंट बताया कि यू शुड बी इन्फॉर्म्ड करेक्टली। आपको पहले रेरा पे जाके कुछ चेक करना चाहिए, फिर स्मार्ट क्वेश्चंस अक्रॉस द टेबल आप जब बैठें। तो वेंकट साहब उसी की तैयारी करते हैं। अब मुझे बताइए कहाँ से शुरुआत हो? किसी को फ्लैट लेना है और उसको इसी फैक्टर को देखना है कि भाई मुझे अच्छा फ्लैट भी चाहिए, उसके साथ अच्छी फैसिलिटीज भी चाहिए, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ इस पूरी चीज को कि मैं कैसे इस चीज में सारी चीजों को फैक्टर इन करूं, समझ के जाऊं। कहां से वो शुरुआत करे रेरा की वेबसाइट से? और जब अक्रॉस द टेबल बैठे वो डेवलपर के साथ तो क्या सवाल पूछे? नहीं देखिए, डेफिनेटली रेरा के वेबसाइट पे एटलीस्ट आपको कारपेट एरिया जरूर मिल जाएगा। और आपको जब बेचा जा रहा है तो आपको अपना यूनिट का एक एरिया का बाइफर्केशन भी मिल जाता है। आजकल प्राइसिंग भी कुछ अच्छे डेवलपर्स जो है वो जो एटलीस्ट एग्रीमेंट्स में ब्रेकअप जरूर वो कर देते हैं पूरा, कारपेट एरिया पे ही। जैसे आप कह रहे थे कि 1,000 रुपए स्क्वायर फुट की जगह जैसे 600 वाला लगा के एक कैलकुलेशन करके भी दे देते हैं। बट ये जरूर हमें जानने की जरूरत है, और मेरे ख्याल से कंज्यूमर को डे वन पे जब अक्रॉस द टेबल बैठता है तो उसे ये सवाल करना आवश्यक है कि साहब इससे अलावा जो 400 स्क्वायर फुट मेरा जैसे जा रहा है तो मेजरली किस में जा रहा है एटलीस्ट, एंड उसका एक बेसिकली प्रिंसिपल ब्रेकअप तो आपको लेने की कोशिश करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी अपनी एक्सपीरियंस ये कहती है कि काफी रिलक्टेंट रहते हैं आजकल डेवलपर्स में। जो है कई अच्छे डेवलपर्स ट्रांसपेरेंट होके देना शुरू कर चुके हैं, बट इनवेरिएबली मैंने ये देखा है कि मिड सेगमेंट या कहें थोड़ा सा इसमें ट्रांसपेरेंसी की अभी जरूरत है। और अक्सर मार्केटिंग साइड से इसको इस तरीके से कैलकुलेशन दिया जाता है कि एक कंज्यूमर को एक मिल जाता है, दूसरे को दूसरा मिल जाता है। आई एम सो सॉरी टू से, बट वो फैक्टर को एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए कहीं ना कहीं रेगुलेशंस की आवश्यकता जरूर है।
और इनफैक्ट सर इवन रेरा तो ये भी डिफाइन करता है कि आपके जो एडवर्टाइजमेंट होंगे, ब्रोशर्स बनेंगे, होर्डिंग्स लगेंगे, उसमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो चलिए होर्डिंग्स और अगर मैं एक सिंगल पेपर ऐड की बात करूं उसमें ना है, लेकिन ब्रोशर्स के अंदर भी ये चीज़ों में कोई क्लैरिटी नहीं रहती है। विपिन जी, प्रॉब्लम क्या है? देखिए, कारपेट एरिया की इंसिस्टेंस है रेरा से। कारपेट एरिया जैसे आपको मतलब आप खुद ही कह रहे हैं जैसे कि 600 स्क्वायर फुट आपका कारपेट है जी, 1000 स्क्वायर फुट आपका लोडिंग होने के बाद आपका यूनिट कॉस्ट आता है। अब 1000 स्क्वायर फुट जो 400 का ब्रेकअप है किस चीज का? ये कहीं कोई डिफाइंड मैकेनिज्म में नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एरिया सिर्फ उतना है। अगर क्योंकि कहीं अक्सर क्या है कि बैकअप द एनवेलप कैलकुलेशन के बेसिस पे भी ये लोडिंग हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं कहीं कहीं परसेंटेजेस 43 भी चली जाती हैं, इवन सर्टेन एक्सटेंडेड इवन ऊपर भी चले जाएंगे और कहीं कहीं लो भी रहती है। तो ये जो एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर एक फैक्टर आ जाता है कि हाँ साहब, अगर आपने इतने साइज का कम्युनिटी बिल्डिंग है, इतना इतना खर्चा किया आपने ट्रैक में या इतना ओपन एरिया छोड़ा, तो ये आपका लोडिंग इतना होगा। एटलीस्ट एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड तो आ जाए। प्रशांत जी, इसको थोड़ा और समझें तो अगर देखिए वैसे तो अभी हाल फिलहाल में तो अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड इनकम हाउसिंग इतनी चर्चा में नहीं रही, नहीं फ्रंट लाइन नहीं, सारा फोकस ही जो शिफ्ट होके वो लग्जरी की तरफ चला गया, जहां शायद ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। वहां तो यूनिट साइज भी बड़ा होगा, पैसे देने वाले भी ऐसे होंगे जो अफोर्ड ज़्यादा कर पाएंगे। सारी दिक्कत आती है जब आप मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट या थोड़ा सा इस तरफ नीचे की तरफ जाते हैं या मिडल ऑफ द चार्ट आते हैं, तो वहां पर क्या यूनिट इकोनॉमिक्स काम करता है? वहां मतलब बिल्डर को भी ये लगता है कि भाई मैं वरना क्या जा रहा है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप यूनिट बड़े बना दीजिए, कम यूनिट बनेंगे, जिसको बड़ा घर भी चाहिए, एमिनिटीज भी चाहिए, ज्यादा पैसे देके ले लेगा। लेकिन वहां यूनिट इकोनॉमिक्स काम करता है कि अगर आपकी यूनिटी चली गई 2 करोड़ के ऊपर तो फिर शायद कम खरीदार आएंगे। आपको अफोर्डेबल रेंज में रखनी है, 1 सवा करोड़ रखनी है। क्या ये उसी कारण सारा झंझट फंसता है? वरना तो फिर इसको कहीं उलझाने वाली बात ही नहीं है, चीजें क्लियर हो सकती हैं कि मैंने अगर 1000 स्क्वायर फीट की बड़ी यूनिट देनी है तो मैं उसे बोलूंगा कि मेरा कारपेट ही 1000 का है और बाकी ये मेरी सुविधाएं हैं। लेकिन वहीं पर वो खेल आ जाता है कि 1000 बता के 600 मिलता है और सब गड़बड़ वहीं होती है। देखिए, एक प्रोजेक्ट की मार्केटेबिलिटी आज के समय में एम्यूनिटीज की वजह से काफी बढ़ती है। अदरवाइज आप देखिए अपार्टमेंट, आज अगर देखिए कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन ऑलमोस्ट एक ग्रेडेड डेवलपर का दूसरे ग्रेडेड डेवलपर से बिल्कुल मिलता जुलता है। डिफरेंशिएट होता है प्रोजेक्ट में एम्यूनिटीज क्या क्या है, और यहीं पे सारी सारी मुझे लगता है खेल ऑफ प्ले ऑफ लोडिंग आता है। एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से बेहतर बनाने के लिए लोग एम्यूनिटीज पे काफी ध्यान देना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक बड़ा लैंड पार्सल चाहिए रहता है जहां पे वो एडवर्टाइज कर सके कि भाई हमने 70% ओपन एरिया छोड़ रखा है। और इसी इसी वजह से आपके यूनिट साइज छोटे होने शुरू हो जाते हैं। और आज के डेट में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ट्रेंड सा आ गया है जहां पे लोग एम्यूनिटीज को प्रेफर कर रहे हैं। बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं कि भाई एक्चुअल में उस बिल्डिंग की एफिशिएंसी क्या है, कितना यूजेबल एरिया है, क्या डिजाइन है, क्या उसमें डेड एरियाज है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और आपने जैसा बोला कि अफोर्डेबल हाउसिंग, एक कारण अफोर्डेबल हाउसिंग के नीचे आने का ये भी रहा है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि आज के डेट में डेवलपर को एक अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के बाद कोई प्रॉफिटेबिलिटी आती ही नहीं। इसी के वजह से जहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर एक समय 43% हुआ करता था, आज गिरकर ऑलमोस्ट 19% आ चुका है। क्योंकि अगर आप आज के डेट में कॉस्ट को नीचे रखने के लिए एक ऐसे प्लेन वनीला अपार्टमेंट को लेकर आ रहे हैं जहां पे आपने एमिनिटीज बिल्कुल ना के बराबर दे रखी है, वो आज के समय में बिकेगा ही नहीं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि लग्जरी और अपर सेगमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो डेवलपर भी इस ट्रेंड को इनकैश करने के लिए ये एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं जहां पे एक बड़ा प्रोजेक्ट बड़े लैंड पार्सल पे विथ ह्यूज एमिनिटीज, और जहां पे आपके अपार्टमेंट साइज भले छोटे हों ऑन इन टर्म्स ऑफ कारपेट एरिया, पर ओवरऑल जब आप सुपर बिल्टअप एरिया पे उसको एडवर्टाइज करते हैं तो बायर को लगता है कि भाई मुझे एक प्रोजेक्ट ऐसा मिल रहा है जहां पे एमिनिटीज भी भरपूर है, और देखो मेरे साइज अपार्टमेंट साइज करीब 1500 या 2000 स्क्वायर फीट का है। बहुत से कम ऐसे बार है जो इतना डिटेल में जाना चाहते हैं जाके वो पूछे कि भाई इसमें से एक्चुअल यूजेबल एरिया कितना है। जब वो ये सवाल जिस दिन बायर पूछना शुरू कर देगा, मुझे लगता है कि मार्केटिंग टेक्निक्स ऑफ डेवलपर्स विल आल्सो स्टार्ट टू चेंज। क्योंकि रेरा देखिए, जिस डेवलपर ने रेरा को बहुत अच्छे से फॉलो किया है उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ी है। और आज के डेट में जैसे बायर इवॉल्व हो रहा है, ही विल ऑलवेज प्रेफर अ डेवलपर हु हैज अ गुड रेपुटेशन और जिसका क्रेडिबिलिटी ये है कि उसने रेरा के हर गाइडलाइन को फॉलो किया है।
पर अफसोस की ये बात है कि अभी बहुत सारे कम ऐसे डेवलपर हैं जो कि रेरा कंप्लायंट है, और चूंकि मार्केट अभी बिल्कुल तेजी में है तो हर चीज अभी चल जा रहा है। दिक्कत तब आती है जब मार्केट थोड़े स्लो डाउन मोड में जाता है, और यही चीजें एक ग्रेड ए डेवलपर को डिफरेंशिएट करती है ग्रेड बी और ग्रेड सी से। राइट, बिल्कुल। और तब ये सारी चीज़ें ग्राहक के भी दिमाग में आती हैं और शायद हमारे भी उसमें आती हैं कि ऐसी रिपोर्ट भी आए और हम इस पर डिस्कस भी करें। ये सब मार्केट साइकिल पे वाकई में आप सही कह रहे हैं, बहुत कुछ निर्भर करता है। एक सवाल वेंकट सर रह गया शायद, और आप लोगों ने टच भी किया था, लेकिन मैं उसको दोबारा अच्छी तरह से समझना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगह जैसे मुंबई वगैरह में फ्लावर बेड का कंसेप्ट चलता था, दिल्ली में एनसीआर में जगह ज़्यादा रहती है तो वहाँ बालकनी आ जाती है। कोई स्टेट गिनता है, कोई स्टेट नहीं गिनता है। ये कारपेट में इंक्लूड होते हैं कि नहीं होते हैं? क्योंकि इसके बीच में भी बहुत खेल हो जाता है। देखिए, एक्सक्लूसिव टेरेसेस एंड बालकनीज जो है वो इंक्लूड करने की बात आती है अक्सर। अब अगर टिपिकल डेफिनेशन में जाएंगे तो वो एक्सक्लूड करने की बात किया जाता है रेरा में। बट अगर एक्सक्लूसिव है, अगर आपके यूसेज के लिए है, तो डेफिनेटली ये एक इंक्लूसिव एलिमेंट है और वो होना भी चाहिए। जैसे बॉम्बे में एक समय में ये प्रैक्टिस थी कि जब ये एरिया फ्री ऑफ एफएसआई मिला करता था, तो डेवलपर वो बनाते थे, वो छोटा-सा ही हिस्सा रहता था। लेकिन यहाँ क्योंकि घर इतने छोटे बनते हैं कि लोगों को वो भी लगता था कि इसका इस्तेमाल कर लें, लोग एक्सटेंड कर लेते थे, जो कि अगेन इल्लीगल है। बहुत सारी प्रैक्टिसेज़ इस तरह की चलती थी। लेकिन वहीं पे कारपेट में इंक्लूड है कि नहीं है, तो उन्हें फ्री है, उन्हें उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसको कारपेट में इंक्लूड करके बेच देते थे। मुझे लगता है कि अब आफ्टर रेरा ये प्रैक्टिसेज़ बंद हो गई होंगी। लेकिन क्या इनकी गिनती अभी भी होती है? नहीं, अब ये क्लियर कट है कि नहीं, कोई बालकनी है और फ्लावर नहीं, बेड है, तो यू नहीं होगा या होगा शामिल? नहीं होगा, एक्सक्लूड किया गया है। सो देयरफॉर अगर आप अभी देखेंगे कि आप जो कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंटल रेगुलेशंस के हिसाब से वो एफएसआई कैलकुलेशन में या एफआईआर कैलकुलेशन में कुछ कहीं पे कारपेट एरिया, आई मीन बालकनीज का सर्टेन पोर्शन लिया जाता है, जैसे हरियाणा में कुछ पोर्शन लिया जाता है, कुछ नहीं लिया जाता है, कुछ बेसमेंट्स नहीं ली जाते इस तरीके से। वो एक अलग फैक्टर है, बट एज फार एज यूनिट सेलिंग में क्लियर एक डेफिनेशन आ गया है अभी कि आपको जो, जैसे ठाकुर जी बता रहे थे, टू मेक इट वेरी सिंपल, जितना आप कारपेट बिछाते हैं बालकनीज और एक्सक्लूसिव टेरेस को छोड़ के, आपका वही कारपेट एरिया माना जाएगा। राइट, ठीक है। इनफैक्ट अच्छा। इंक्लूडिंग जी। इंटरनल वॉल्स, बट एक्सक्लूडिंग इवन एक्सटर्नल वॉल्स। हाँ, सही है, वो बिल्कुल बाय बुक्स है कि इसी तरह से आप कारपेट को मेजर करेंगे। बिल्कुल। एक सवाल मेरे मन में आता है प्रशांत जी, चल बीच में इसको मैं लेता हूं जरूर, कि क्या नो फ्रिल, जैसे हमने जो चेन्नई वाला उदाहरण देखा, और मेरी भी जो दिमाग में चेन्नई की इमेज है कि वहां के प्रोजेक्ट काफी सिंपल होते हैं, इसीलिए शायद वो लोडिंग फैक्टर आपकी रिपोर्ट में इतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना बाकी शहरों में, हार्डली 6% पॉइंट वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या नो फ्रिल बिल्डिंग या एम्यूनिटीज, मतलब टू एन एक्सटेंट जो बहुत ही रिक्वायर्ड एम्यूनिटीज हैं, दैट इज फाइन, ऐसा भी डेवलपर हैं जो कह रहे हैं कि भाई, अच्छा, लोगों को तो समझ में आता है ना बड़ा घर क्या होता है, छोटा। अभी भी मैं देखता हूँ बॉम्बे मार्केट में लोग पुराने घर सिर्फ इसलिए ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उनको एरिया बड़ा मिलेगा। हालांकि बॉम्बे में एक एक इंच की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट आई थिंक कहीं भी किसी भी कस्टमर के लिए अगर वो फ्लैट में जा रहा है तो उसको बड़ा फ्लैट अच्छा ही लगेगा। तो क्या नो फ्रिल या कम एम्यूनिटीज वाले फ्लैट की प्रैक्टिस डेवलपर करते हैं, या अब ये बिल्कुल ही फैशन से बाहर हो गया? जैसे आपने कहा कि मार्केटिंग के लिए सबको यही दिखाना है कि ऐसा क्लब हाउस, ऐसा जिम, ऐसी दूसरी फैसिलिटीज। देखिए, अभी मार्केट में ट्रेंड जैसा चला हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि कोई डेवलपर अभी फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा कि वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेकर आए जो बिल्कुल नो फ्रिल हो और वो फोकस करे बड़े साइज ऑफ अपार्टमेंट के ऊपर। क्योंकि अभी मार्केट में ट्रेंड यही चला हुआ है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आओ जो कि एमिनिटीज के हिसाब से काफी उम्दा हो। आने वाले समय में शायद ये जब बायर्स अवेयर हो जाए कि भाई ये जो प्राइस जो पे कर रहे हैं इतना एक्चुअल यूजेबल एरिया कम है, और तब हो सकता है शायद कोई डेवलपर एक्सपेरिमेंट करे कि भाई देखो मैं एक एक नो फ्रिल अपार्टमेंट लेकर आ रहा हूँ। पर वहां पे दिक्कत विपिन जी क्या होगी कि बायर्स का एक्सपेक्टेशन ये होगा कि प्राइस बहुत ही कम हो। जो कंपैरिजन बिटवीन एक एक फुल फ्लेजेड अपार्टमेंट विद एमिनिटीज प्लस वर्सेस आपके जो नो फ्रिल अपार्टमेंट्स हैं, उनमें वो काफी डिफरेंशियल ढूंढेंगे, जो कि मुझे लगता है प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शायद डेवलपर्स अभी उतना प्रेफरेबल ना समझे। तो मेरे ख्याल से अभी जिस तरीके से अपवर्ड ट्रेंड चल रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई डेवलपर अभी ये एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा। हाँ, आने वाले समय में जब कंज्यूमर
काफी इवॉल्व हो जाए, जहां उसे पता है कि भाई मुझे रहना जिस घर में, मुझे उसके साइज पे फोकस करना है, ना कि ऐसे अमेनिटीज जिसको मैं महीने में कभी 1 या 2 बार यूज करता हूँ। जी, बिल्कुल, वो है भी। वेंकट साहब, आप अगर कई बार तो मतलब मुंबई में घर देखेंगे तो वो आजकल तो ये 1.5 बीएचके 1 पॉइंट, तो वो जो 0.5 वाला होता है वो तो इतना छोटा होता है कि वो है कि नहीं है, उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। हालाँकि देश के दूसरे हिस्से में अगर थोड़ा नॉर्थ की तरफ जाएँ, जहाँ ज़मीनें कंपैरेटिवली सस्ती हैं, या फिर उनके भी अलग-अलग पॉकेट्स हैं। आप गुरुग्राम में जाइएगा तो बिल्कुल अलग बात हो जाएगी। नोएडा एक्सटेंशन में शायद वो चीज़ बदल जाएगी। बट आपके अनुभव से, चूंकि आप बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैंडल करते हैं, ये ग्राहकों के मन में कितना रहता है? क्या उस इस चीज़ को लेकर उनमें अवेयरनेस है भी, या वो इस चीज़ में उलझ के रह जाते हैं, या उनके हिसाब से ये ठीक है कि दैट्स फाइन, मतलब उनमें समझ है कि भाई मुझे अगर एक अच्छा स्विमिंग पूल चाहिए और प्ले हाउस ग्राउंड चाहिए और क्लब हाउस चाहिए तो ठीक है, मैं इतना पैसा उसके लिए दे देता हूँ। नहीं, देखिए, जनरल टेंडेंसी हमने ये देखा है कि एमिनिटीज को लेके काफी पर्टिकुलर बायर्स होते जा रहे हैं, एज प्रशांत जी इज आल्सो सेइंग। इवन हमारे पास भी अक्सर जो मैटर्स आते हैं, आप फ्रीक्वेंटली हम यही ग्रीवेंसेस सुनते हैं कि एक तो वो एमिनिटीज जो प्रॉमिस किए हैं वो हमें मिली नहीं है, जैसे क्लब हाउस कहा गया या कुछ और कहा गया, वो नहीं मिली है। अक्सर हम ये कंप्लेंट्स देखते हैं। साइज ऑफ द अपार्टमेंट्स को लेके थोड़ा बहुत अगर इंक्रीज, अगर कोई अगर साइज में चार्जेस लगते हैं तो तब आते हैं। अदरवाइज हमने एमिनिटीज को लेके काफी पर्टिकुलर पर्टिकुलर ग्रीवेंसेस देखे हैं। अब आप कहते हैं कि बायर्स देना चाहते हैं, अक्सर हम जितने भी हम देखते हैं, हमारे जो क्लाइंट्स आते जाते हैं, दे आर विलिंग टू पे। ओनली थिंग इज दैट कि वो अवेलेबल नहीं है, बिल्डर ने बनाया नहीं है, और जो बनाया है उस स्टैंडर्ड से नहीं है जो प्रॉमिस किया गया है। मेन कंप्लेंट उनका अक्सर वो रहता है, दे आर हैप्पी इन पेइंग, दैट्स व्हाट आई एम, सम एंड सब्सटेंसेस। हम्म। प्रशांत जी, आपका क्या कहता है इस समय जो ट्रेंड है? मतलब डेवलपर इसको वक्त वक्त के साथ थोड़ा जज करते रहते हैं, यार्डस्टिक मार्केट में यूज करते हैं कि लोगों का क्या चल रहा है। नो डाउट कोरोना के बाद से शायद एक तो घर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है, शायद इस बात की भी इंपॉर्टेंस बढ़ गई कि मेरे पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं। अब तो लोकेशन भी लोग ऐसे प्रेफर कर रहे हैं कि हॉस्पिटल कितना दूर पड़ेगा, या बाकी मेरे को अगर कोई इमरजेंसी चीज़ें हो जाएं, कभी ऐसी घटना घटे, तो वो मेरे आसपास ही होनी चाहिए। इसलिए शायद थोड़ी जो ऑफ बीट लोकेशंस की जगह थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा करके लोग थोड़ी सी अंदर की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो शहर के ज़्यादा नज़दीक हो या टुवर्ड सिटी सेंटर हो। क्या ट्रेंड आपको दिखाई दे रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं कि हल्का सा रिवर्सल आ रहा है, वापस अब प्रीमियम प्रॉपर्टीज से थोड़ा अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट की तरफ जा रहा है। तो ये सवाल अब कारपेट एरिया और ये तमाम चीज़ें फिर से आएंगी, तो ट्रेंड वाइज आप क्या देखते हैं? देखिए, एमिनिटीज को लेकर मुझे लगता है फोकस बना रहेगा, क्योंकि विपिन जी, हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि आज के डेट में न्यूक्लियर फैमिली की संख्या बढ़ती जा रही है। एक बायर जिसके यंग किड्स हैं, वो चाहेगा कि उसके सोसाइटी में एक प्ले एरिया हो, एक अच्छा क्लब हाउस हो, जिसकी वजह से वो हो सकता है फ्लैट के साइज में कॉम्प्रोमाइज कर ले, पर वो एमिनिटीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करेगा। इसके वजह से मुझे लगता है कि आप आने वाले समय में ये लोडिंग, भले आप आज इसके ऊपर ना जाए, पर मुझे लगता है ये 30-35% और 40% के आसपास ही घूमता रहेगा। दूसरा, हमने एक एक ट्रेंड हमने ये नोटिस किया है कि प्राइसेस चूंकि अब काफी बढ़ चुके हैं, और हाइब्रिड वर्क मॉडल की वजह से हमने पेरिफेरल एरियाज को काफी उभरते हुए देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये कनेक्टेड हो गए हैं सीबीडी से, और पेरिफेरल एरिया में चूंकि लैंड पार्सल काफी बड़े अवेलेबल है, वहां पे एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना काफी आसान है विद ह्यूज एमिनिटीज। तो मेरे ख्याल से पेरिफेरल्स में आप देखेंगे काफी ग्रोथ देखने को मिला है, और प्रेफरेंस टुवर्ड्स गेटेड कम्युनिटी मेरे ख्याल से आने वाले समय में बढ़ेगा ही। ये अलग बात है कि हो सकता है कुछ बुटीक कस्टमाइज प्रोजेक्ट आने शुरू हो जाए, जो कि एक छोटे लैंड पार्सल में बना हो, जहां पे लोडिंग कम हो, और जहां पे द सेंटर ऑफ यूएसपी आपका अपार्टमेंट साइज और डिजाइन। तो ये कुछ 2-3 चीजें आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। एक और सवाल कि ये तो हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, क्या कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी ऐसे कोई ट्रेंड होते हैं? हालांकि क्योंकि आजकल कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारी फैसिलिटीज आती हैं। मान लीजिए कोई एक मॉल खुला या फिर एक ऑफिस ही खुला, तो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट एरियाज वो बनाते हैं। हालांकि वो एक बिल्कुल ही अलग सेगमेंट है, बिल्कुल ही अलग जगह है, बिल्कुल अलग उसका ग्राहक है, लेकिन क्या वहां पर भी ये चीजें मैटर करती हैं?
विपिन जी, ये बिल्कुल अलग एसेट क्लास है, पर आप ये देखिए आज के डेट में एक रिटेल मॉल ना कि सिर्फ शॉपिंग का एक डेस्टिनेशन बन गया, बल्कि वो एक एक्सपीरियंस सेंटर बन गया है। इसलिए वहां पे आप ये सब चीजें ज्यादा देखेंगे, जहां पे आपको दिखेगा एक्सपीरियंस जोन बने हुए हैं, आपके बड़े लिक्रेटिव लाउंजेस बने हुए हैं, काफी ओपन एरिया है, लैंडस्केपिंग काफी है, चाहे वो कमर्शियल ऑफिस स्पेस हो, चाहे वो रिटेल मॉल्स हो। सो ये आने वाले समय में आप इसको काफी देखेंगे, ये एक डिफरेंशिएट करते हैं। इसी की वजह से आप देखेंगे ग्रेड ए ग्रेड बी का जो डिफरेंशिएशन, इट इज ऑल बेस्ड ऑन एमिनिटीज एंड एन ओपन स्पेस, एक मॉल या एक ऑफिस स्पेस में जो होता है। तो मेरे हिसाब से रेजिडेंशियल से ज्यादा ये चीजें आपको एक रिटेल और कमर्शियल ऑफिस, ग्रेड ए ऑफिस में आपको देखने को मिलेगा। नहीं, आप कह रहे हैं, क्योंकि ये सवाल भी मेरे मन में कहाँ से आया, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट शायद आजकल में ही पढ़ रहा था विच इज़ अबाउट प्रेस्टीज, जिन्होंने ये कहा है कि अब वो अपने जो मॉल्स हैं उनके अंदर रिटेल वाला जो पोर्शन है जिसमें आपके अपीरियल शॉप्स और ये तमाम चीज़ें हैं उनको कम करेंगे, और वो एक्सपीरियंस को ज़्यादा, कि आप एक बेहतरीन कॉफ़ी शॉप खोलें, आप एक रिक्रिएशनल सेंटर खोलें, एक अच्छा सिनेमा हॉल आए। तो अगर ये डेवलपर भी अगर ये करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर लुकिंग टुवर्ड्स सम ट्रेंड। प्रशांत जी। हाँ, मतलब मैं आपसे इसको इस सवाल के ज़रिए आपके पास आ रहा था कि अगर एक प्रेस्टीज जैसा डेवलपर ये चीज़ें देख रहा है तो मतलब ये कोई ट्रेंड ही है जो वो देख पा रहे होंगे। डेफिनेटली देखिए, मार्केट्स रिएक्ट करती हैं और डेवलपर्स अल्टीमेटली प्रोवाइड करते हैं जिस हिसाब से मार्केट्स की डिमांड होती है। एंड अगर आप देखेंगे आजकल जैसे एक शॉपिंग एक एक्सपीरियंस की तरह देखा जाता है। इवन अगर कोई मॉल या रिटेल स्पेस में जाना चाहता है वहाँ कुछ शॉपिंग करने, तो ही नीड्स दैट काइंड ऑफ, इट्स लाइक मोर लाइक ए एक्सपीरियंस, इट्स मोर लाइक इट कैन नॉट बी हार्ड एंड टास्क ऑफ बाइंग समथिंग एंड गेटिंग आउट। वो इस तरीके से देखता है कि वहाँ थोड़ा रिलैक्स भी करें और उस तरीके से वो उस तरीके की फैसिलिटीज वो वहाँ पे भी चाहता है। तो मेरे ख्याल से डेवलपर्स भी उस तरीके से अपना प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। राइट। तो चलिए, ये तो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं और ये बदलते हुए हमें दिखाई भी देंगे। एट लास्ट वेंकट साहब, मैं थोड़ी और चीज़ें चाहता हूँ कि ये, क्योंकि एक रियल एस्टेट की बाइंग, आज जब हम ये टॉपिक निकाल के बैठे हैं और बहुत सीधा सीधा डायरेक्टली कंज्यूमर को रिलेट कर ही रहा है, लोडिंग एक फैक्टर होता है। अभी भी हम देखते हैं कि जो एग्रीमेंट्स हैं उनमें भी कोई पैरिटी नहीं है, वक्त वक्त पे चीज़ें आती हैं। अभी वन कंट्री वन एग्रीमेंट की बात आई थी, हमने आपसे भी बातचीत की थी। तो आपको लगता है कि रियल एस्टेट में रेरा आने के बाद वी आर एक स्टेप अहेड, हम काफ़ी आ गए हैं, जहाँ पर बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है, बहुत क्लैरिटी आई है, बट स्टिल अभी भी ग्राहक के पर्सपेक्टिव में चीज़ों को थोड़ा और क्लैरिटी, थोड़ी और वेल डेफिनेशन जिसको कहते हैं, और देन फाइनली उनका इम्प्लीमेंटेशन, स्टिल अभी हमारे को उसमें और रास्ता तय करना है। नहीं, डेफिनेटली देखिए, जरूर गैप है, जरूर ये नहीं है कि हम रेरा आते ही बहुत सब कुछ हो गया है। और मैं अक्सर ये देखता हूँ कि इवन फ्रॉम द रेगुलेटर्स पर्सपेक्टिव भी, जब वो ये कहते हैं कि देखिए, अगर कभी भी कोई राइट्स उनके सामने रखा जाए, चाहे इवन प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के दौरान हो या अदरवाइज इवन ड्यूरिंग मैटर्स चलते हुए भी, रेगुलेटर्स को भी एक तरीके से ये समझने की आवश्यकता है कि जो राइट्स हैं वो उनको एनफोर्स कराने पड़ेंगे। और इसके लिए अगर प्रोएक्टिवली उनको कुछ एक्टिव रेगुलेशंस लाने की या इतना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की तरह एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें, तो मेरे ख्याल से उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आएगा। कई बार हम ये देखते हैं रेगुलेटर्स काफी रिजिड हो जाते हैं, बाय बुक जाने की कोशिश करते हैं। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गोइंग बाय बुक, बट रेरा क्योंकि नया एक्ट कहा जा नहीं, अब नहीं कहा जा सकता, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है एक मेरे ख्याल से और शार्पर वे पे हो जाए तो बेटर रहेगा। प्रशांत जी, तो आपकी रिपोर्ट अभी मैक्सिमम कह रही है कि 30 से 40% हो गई पिछले 5 साल में बढ़ के। हालांकि आपने कहा कि ये इसके इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन क्या आगे चलते हुए वो घरों के साइज थोड़े से और छोटे हो जाएंगे, ये लोडिंग फैक्टर और बढ़ेगा? आपने एक और बात भी कही कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है, और उसका पूरा खामियाजा वो जैसे बिस्किट के पैकेट के साथ होता है ना, कि वो उसकी कीमत उतनी ही रखते हैं लेकिन उसका साइज या वेट रिड्यूस कर देते हैं। तो कहीं रियल एस्टेट में भी तो ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से अभी आपको ये देखने को यही मिल रहा है, लोडिंग जिस तरह से बढ़ा है। पर आगे चल के मुझे क्या लगता है कि जब एक डेवलपर अब प्रोजेक्ट लेकर आएगा तो उसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के टावर्स शायद वो लेकर आए।
जहां पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि बड़े साइज के फ्लैट है, छोटे साइज के फ्लैट है। तो एक एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की जरूरत है। और इस इंडस्ट्री में एक आपको डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ एमिनिटीज पे फोकस अब नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक इफिशिएंट डिजाइन पे भी फोकस करना पड़ेगा अपार्टमेंट का, जो कि मेरे ख्याल से धीरे धीरे डेवलपर्स भी अब इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं। और विपिन जी, एक चीज आप हमने इस पे चर्चा करी कि अभी भी इतनी एम्बिग्युइटी बनी हुई है। आप ये सोचिए, रेरा के आने के बाद हम अभी इन सब चीजों की चर्चा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से रेरा इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। आप ये सोचिए, अगर उस जमाने की हम बात करें जब रेरा नहीं हुआ करता था, प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा एग्रीवेटेड थी। सो मेरे ख्याल से अभी हम बोलेंगे कि 60-70% काम हो चुका, पर वो जो 30% रिमेनिंग वर्क जो है, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ हाई इम्पैक्ट, जहां पे गाइडलाइंस अराउंड लोडिंग, प्राइसिंग के ऊपर स्टैंडर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। हाउ क्विकली रेरा इज फॉलोइंग अप। आज के डेट में रेरा ये भी मैंडेट करता है कि हर क्वार्टर डेवलपर को अपने प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, सेल्स प्रोग्रेस को भी अपडेट करना है, पर वो हो नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि काफी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। वेंकट साहब काफ़ी रेरा हेड से लगातार बातचीत करते रहते हैं, तो वेंकट साहब ये अब क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी समय हो गया इस बात को भी वो बात करते हुए कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अब मुझे लगता है इट्स वर्क इन एक्चुअल हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। देखिए काफ़ी अथॉरिटीज़ की तरफ से भी हम देखते हैं काफ़ी डेफ़िनेटली ये कहूँगा नहीं कि शिकंजा कसने की कोशिश करी जा रही है, बट देयर इज़ बीन एन एफर्ट फ्रॉम देयर साइड। बट फैक्चुअल पोज़ीशन ये है साहब, आप एकदम क्लीन अप जो है अभी हुआ नहीं है। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जहां तक ये कह रहे हैं कि उनका भी देखिए कई बार एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या ये वो प्रोग्रेस दिखाया जा रहा है, कोई वेरिफिकेशन क्रॉस वेरिफिकेशन तो नहीं है, एक्चुअल प्रोग्रेस हुआ भी है या नहीं है। सो ये फैक्टर्स है, बट हाँ डेफिनेटली मैंने एटलीस्ट एनसीआर रीजन में जरूर देखा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए इंजीनियर्स को रेरा अक्सर भेजता है साइट पे जाके वेरीफाई करने के लिए। तो अक्सर ये काफी इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन बट 100% कंप्लायंस I don't think it will ever happen. But even if we touch about 60-70%, I think we are doing good. We are still some way away. ऐसे एक हल्के नोट पर इसे समाप्त करूंगा कि आजकल एक मीम बड़ा चल रहा है और अब कि एआई आ गया है। सो एक रोड कंस्ट्रक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने एक रोड कंस्ट्रक्ट किया है और वो वहां पर कुछ नहीं है, धूल मिट्टी है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक एआई को आदेश दिया, चैट जीपीटी या व्हाटएवर, कि आप मुझे यहाँ पर एक रोड बना के दे दीजिए, और अगला पिक्चर आ गया विद द रोड और उन्होंने वो भेज दिया और उनको आया कि अरे बढ़िया, अप्रूव्ड आपका ये सब कुछ। तो कहीं यहाँ पर भी ऐसा ना हो कि 5 स्लैब बन गए, एआई से बन गए, फिजिकल इंस्पेक्शन कितनों का होगा कितनों का नहीं होगा। वेल दैट इज ऑन द लाइटर साइड कि ये सब चीजें, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी। हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं आप वेंकट साहब? मैं कह रहा हूँ होपफुली एआई वेरिफिकेशन जरूर एटलीस्ट अथॉरिटीज भी शुरू कर दे। तो हाँ बेटर डेफिनेटली, रहेगा। बहुत। एआई एआई अपलोडिंग हो गई, एआई वेरिफिकेशन हो गई, बात ही खत्म हो गया, बना नहीं प्रोजेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से एआई का हथियार होना चाहिए कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो इधर एआई वेरिफिकेशन होगा, बता देगा कि भाई ये इमेज वेरिफिकेशन एआई एआई बेस्ड इमेज है। राइट, बेस्ट नहीं नहीं, ये इमेजिंग। राइट राइट, वेरी ट्रू। और प्रशांत जी, किसी दिन हम ये एआई की काफी चर्चा इन दिनों होती है, आपकी कभी कोई रिपोर्ट भी आ जाए या ये एक रिपोर्ट का कारण भी बने कि एआई, यूज ऑफ एआई इन रियल स्टेट, व्हाटएवर एस्पेक्ट वो आप डिसाइड करेंगे, कुछ अगर ऐसा आप करते हैं तो उस पर एक दिन किसी दिन दर्शकों के साथ चर्चा करते हैं कि एआई का कितना यूज, महत्व, इम्पैक्ट रियल स्टेट में हो सकता है। मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होगा। वेल, लेकिन आज के शो को यहीं समाप्त करने का वक्त हो गया है। तो आई थिंक इसके बाद हमारे दर्शकों को ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होगी कि कारपेट एरिया क्या है, बिल्टअप एरिया क्या है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या है, और क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। जब आप एक ब्रोशर पढ़ रहे हैं, एडवर्टाइज देख रहे हैं, या फिर कहीं जाके अक्रॉस द टेबल बैठे हैं और बात ही कर रहे हैं, लोडिंग फैक्टर इन ऑल क्या है, कितने का आप पैसा दे रहे हैं, क्या आप खरीद रहे हैं, और फाइनली आपको क्या मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ कि वो भले फैसिलिटीज़ हो या आपके घर का साइज हो, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। रेरा आपकी कितनी हेल्प कर सकता है, लीगल कौन सी चीज़ बाइंडेड है, कौन सी नहीं, और किस पे क्या कानून है, और अगर उसके ऊपर भी ज़रूरत पड़ती है तो एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास जो ये बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर ये आप तब किसी से पूछेंगे ना जब आप खुद इसके बारे में अवेयर होंगे। एक कोशिश थी छोटी सी, उसमें प्रशांत जी की रिपोर्ट ने हमें सहयोग किया, थैंक यू वेरी मच सर। और वेंकट सर ने उसके सारे कानूनी पहलू आई थिंक अब क्रिस्टल क्लियर कर दिए हैं कि आपके हक में क्या है, आप क्या सवाल पूछ सकते हैं, कहाँ पूछ सकते हैं, और कानून इसकी कैसी व्याख्या करता है। तो आप दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद।
आज एक ये बहुत शानदार एपिसोड में हमारे साथ शामिल होने के लिए। दर्शकों के बहुत काम आएगा और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हमारे पास जवाब, आपके जो रिप्लाईज हैं या आपके इनफैक्ट जो रिएक्शंस हैं, आपका जो इस प्रोग्राम के प्रति लगाव है या मानना है, वो सब हमें मिल रहा है। तो सोशल मीडिया पर भी हमारा प्रोग्राम आता है और टीवी पर भी आप इसे देखते हैं। तो CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये अपलोड होता है फ्राइडे 9:30। तो इस बार का एपिसोड भी आपको उसी वक्त मिल रहा है और साथ ही अगला एपिसोड भी तभी मिलेगा। प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, क्या और आप इसमें देखना, सुनना, समझना चाहते हैं हमसे, वो हम ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए। और जैसा मैंने कहा कि टीवी पे देखना चाहिए, टीवी पे देखिए, और अगर आप यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसे देख रहे हैं अपने वक्त के हिसाब से, तो ये भी आपके लिए मौजूद है। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते अगले एपिसोड के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे रियल एस्टेट पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।